2024 में AQI टॉप 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट निकालता है और इसमें से सबसे ज्यादा शॉकिंग फैक्ट ये था कि आउट ऑफ दोस 100 सिटीज 94 सिटीज इंडिया के अंदर थी। और उससे भी बुरी बात यह है कि जब यही लिस्ट AQI ने 2025 के अंदर रिलीज करी तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये नंबर कम हुआ होगा, पर इसका उल्टा हुआ। आउट ऑफ 100 98 सिटीज, जी हाँ 98 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इंडिया के अंदर ही थी। जो पॉल्यूशन लेवल है, AQI लेवल है, वो 400 के पार है। नोएडा में प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नोएडा में AQI का लेवल 874 के पार पहुंच चुका है। This is an air emergency. Some are even calling it an air apocalypse. In fact, लेकिन इसी वजह से हमारी कैपिटल दिल्ली लगातार पिछले 7 सालों से एक टाइटल जीत रही है जिसका नाम है मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। Skies turn grey, the air burns the throat, and the world's most polluted capital braces for another season of suffocation. Capital's air quality has plummeted to alarming levels. In early November 2025, Delhi's air quality index surged beyond 500, categorized as severe. That's more than 10 times the World Health Organization's safe limit. अब हो सकता है इस फैक्ट के बारे में आपको पता हो, पर आपको क्या ये पता है कि दिल्ली के अंदर जो 15% डेथ्स होती हैं उसका रीजन दिल्ली का एयर पोल्यूशन है। मतलब आज की डेट में हर 7 में से एक डेथ दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। दिल्ली के AQI मीटर ने F1 कार की स्पीड पकड़ रखी है क्योंकि रिसेंटली दिल्ली के AQI ने 795 का माइलस्टोन अचीव करा है AQI में। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि दिल्ली के कुछ एरियाज के अंदर AQI 1700 के लेवल के भी ऊपर है। पर दिल्ली के इस पूरे पोल्यूशन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? हम बस एक दूसरे की गलतियां निकाल रहे हैं। इस वक्त जो भी पोल्यूशन है दिल्ली में वो दिल्ली का अपना पोल्यूशन है। ऑफिशियल AQI भी सब लोग जानते हैं कि वो मैनिपुलेटेड है। देखा जाए तो असली AQI शायद 700-800 के ऊपर मिलेगा। क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। मतलब बीजेपी आम आदमी पार्टी को बोलती है कि आपने कुछ नहीं करा। आम आदमी पार्टी आज की डेट में बीजेपी को ट्रोल कर रही है कि आपकी सरकार के अंदर पोल्यूशन कम नहीं हुआ, बट सोल्यूशन पोल्यूशन का कोई भी नहीं निकाल रहा है। और दिल्ली के इस पोल्यूशन का रीजन हर इंसान के हिसाब से अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि दिवाली के पटाखों की वजह से पोल्यूशन बढ़ जाता है, कुछ का मानना है कि दिल्ली के अंदर जो इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है वो मेन रीजन है, और कुछ का तो ये तक मानना है कि पराली जलाई जाना सबसे बड़ा रीजन है दिल्ली के पोल्यूशन का, और कुछ का मानना है कि NCR की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है। बट कोई भी सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा है। दिस इज इमरजेंसी नॉट ओनली फॉर दिल्ली बट फॉर एंटायर इंडिया। और पोल्यूशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसकी बात हम सिर्फ अक्टूबर से लेकर फेब तक करते हैं और मीडिया भी इसी टाइम के अंदर पोल्यूशन की बात करती है। बट देखा जाए तो दिल्ली और पूरे इंडिया के अंदर पोल्यूशन पूरे साल ही रहता है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन अबाउट एवरीथिंग। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक कर देना। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री है बट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। AQI लेवल है, AQI Air quality index. Air quality index or AQI और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है। आप सबसे पहले हम AQI के स्केल को समझते हैं। 0 से 50 तक गुड यानी साफ हवा है, और AQI के इस लेवल के अंदर हम आराम से सांस ले सकते हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर 51 से लेकर 100 तक एयर क्वालिटी तो थोड़ी सी खराब होती है, पर फिर भी इसका हेल्थ पे हमें कोई इंपैक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 100 से लेकर 200 तक, क्योंकि इस एयर क्वालिटी में उन लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है जिन्हें पहले से कोई हेल्थ इशू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को अस्थमा है, हार्ट के पेशेंट है या फिर लंग्स के पेशेंट है तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर चाहे वो बड़े हो या फिर बच्चे। और 200 से लेकर 300 तक सबके लिए ही स्ट्रगल होता है। और इस एयर क्वालिटी के अंदर आंखों में जलन स्टार्ट हो जाती है, गले में खराश स्टार्ट हो जाती है, और यहां तक सांस लेना थोड़ा सा भारी फील होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर AQI का लेवल 300 से लेकर 400 तक पहुंच जाता है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये AQI का लेवल हमारे लंग्स को, हार्ट को और यहां तक ब्रेन तक को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, और ये डैमेज परमानेंट होता है, इसे हील नहीं कर सकते हैं। और फिर आता है 400 से लेकर 500 तक का AQI लेवल, जो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। और AQI के इस स्केल को 500 पे ही स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि साइंटिस्ट को ये लगा कि 500 से ज्यादा AQI किसी भी सिटी का कैसे ही हो सकता है। बट दिल्ली के AQI की क्या हालत है ये आपको पता होगी। कुछ एरियाज के अंदर 800 और कुछ के अंदर 1700 तक टच करता है। अब इस एयर पोल्यूशन को अच्छे से समझने के लिए हमें PM वर्ड को समझना होगा। PM का फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलर मैटर। अगर PM को मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो PM हवा में मौजूद मिक्सचर ऑफ पार्टिकल होता है या फिर मॉइस्चर होता है। पर PM भी 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है PM10, जो
जो 10 माइक्रोमीटर या फिर उससे छोटे होते हैं। एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल्स एंड पॉलन। फिर सेकंड आता है PM 2.5 मतलब 2.5 माइक्रोमीटर्स या फिर उससे छोटे। और एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो ये हमारे बाल की थिकनेस से 30 गुना ज्यादा छोटे होते हैं। एंड लास्ट होता है PM 0.1 मतलब 0.1 माइक्रोमीटर या फिर उससे छोटे। एंड ये पार्टिकल्स सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि ये डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाते हैं, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स और यहाँ तक ब्रेन को एक सीरियस डैमेज देते हैं। और दिल्ली के इस AQI के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले जो पार्टिकल जाता है वो है PM 10। पर अच्छी बात यह है कि हमारी नोज और हमारी थ्रोट एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह ऐड करती है और ज्यादातर PM 10 पार्टिकल्स हमारी नोज और थ्रोट में आके रुक जाते हैं। और इसी वजह से हैवी पोल्यूशन के अंदर आपको नोज में इचिंग, इरिटेशन या फिर थ्रोट के अंदर भी इरिटेशन फील होती है। पर अच्छी बात यह है कि जब आप छींकते हैं या फिर खांसते हैं तो ये PM 10 पार्टिकल्स आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है PM 2.5 पार्टिकल से, क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारा नोज और थ्रोट है इससे पास होकर हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। और इसी PM 2.5 की वजह से हमें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल अस्थमा और यहाँ तक लंग कैंसर भी। साथ ही PM 2.5 से हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग और ब्रेन को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है नेगेटिवली। और जहां दिल्ली हर दिन AQI और पोल्यूशन के लेवल को ब्रेक कर रहा है, वहीं इस पोल्यूशन से सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं छोटे बच्चे, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनकी लंग्स की जो हालत है वो किसी 40 साल के इंसान जैसी हो गई है और साथ ही उनके लंग्स का साइज भी छोटा हो गया है। और इसका रीजन क्या है? आखिर उन बच्चों की क्या गलती है? बस इतनी सी गलती है कि वो दिल्ली में बॉर्न हुए हैं और इस दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हैं। और स्टडीज की माने तो जो बच्चे दिल्ली में आज पैदा हो रहे हैं उनकी एज 8 से 10 साल तक कम हो जाएगी। अभी गवर्नमेंट ने 140 एयर प्यूरिफायर्स खरीदे हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लिए और सारे बड़े मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस, इवन हमारे प्रधानमंत्री और दिल्ली की CM रेखा गुप्ता भी उसी कमरे में बैठती हैं जिसमें एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। अब इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम में अमीर लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है वेकेशन का। जब पोल्यूशन बढ़ता है दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली छोड़ के किसी और सिटी के अंदर या फिर किसी और कंट्री में चले जाते हैं। बट गरीब लोगों के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ना ही उनके पास कोई सेविंग है और ना ही कोई फाइनेंशियल सपोर्ट। और इसी वजह से उन्हें इसी पोल्यूटेड एयर के अंदर सांस लेनी पड़ती है। ना ही कोई एयर प्यूरिफायर है और ना ही कोई वेकेशन। पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या इस एयर पोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं है? तो इस पोल्यूशन का 100% सोल्यूशन है, क्योंकि बीजिंग ने इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। बात है 2013 की, जब बीजिंग में AQI का लेवल 750 को क्रॉस कर चुका था। और यहां तक इंटरनेशनल मीडिया ने बीजिंग की इस सिचुएशन का मजाक उड़ाने के लिए उसे एक एयर एपोक्लिप्स बुलाया। और बीजिंग की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी कि लोग ग्रोसरी लेने भी गैस मास्क लगा के जाते थे। सारे हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो थे, विजिबिलिटी 10 मीटर से कम हो गई थी, मतलब रोड को क्रॉस करना भी मुश्किल हो गया था। China tonight, the air is so thick with pollution it looks like night at the height of noon. The air pollution index skyrocketed this weekend as poor air quality set a new record. बट बीजिंग की इतनी खराब सिचुएशन होने के बावजूद भी 11 साल बाद यानी 2024 में बीजिंग में लोवेस्ट AQI रिकॉर्ड किया गया है। और रिसेंटली बीजिंग को क्लीनेस्ट ईयर एवर का अवार्ड भी मिला है। China have managed to improve their air quality, with reports suggesting that the people of Beijing are breathing cleaner air as compared to earlier. और एक बार आप सोच के देखो कि जहां 2013 के अंदर बीजिंग का AQI 750 था, आज की डेट में वो डबल और यहाँ तक काफी टाइम सिंगल डिजिट में भी आ जाता है। तो अगर बीजिंग ने 10 साल के टाइम फ्रेम के अंदर अपनी पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, तो हम यानी दिल्ली की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। वेल, अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे बीजिंग ने अपने एयर पोल्यूशन को कम करा, तो आप कमेंट करिए AQI। अगर 1000 कमेंट आ जाते हैं तो हम इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। मतलब बीजिंग की इस पूरी सिचुएशन से हमें ये समझ में आता है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो है, पर मैटर करता है इंटेंट। और आप समझते हैं कि दिल्ली में इतने ज्यादा पोल्यूशन होने के एक्चुअल क्या रीजंस हैं। तो देखो, दिल्ली में इतने ज्यादा पोल्यूशन होने के मेनली 5 रीजंस हैं, जिसमें से पहला रीजन है कंस्ट्रक्शन वेस्ट, दूसरा है क्रॉप बर्निंग, तीसरा है डस्ट, फोर्थ इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड फिफ्थ इज रेगुलर पोल्यूशन। अब चलो एक एक करके इन्हें अच्छे से समझते हैं। आज की डेट में पूरे देश का 20 से 30% पोल्यूशन कंस्ट्रक्शन डस्ट से आता है। और दिल्ली में भी देखा जाए तो 8.4% PM 2.5 पार्टिकल्स कंस्ट्रक्शन वर्क से ही आते हैं। अब कंस्ट्रक्शन वर्क से पोल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि सीमेंट, सैंड और यहाँ तक जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज होता है, इससे डस्ट उड़ती है और हवा को पोल्यूट करती है। एक एवरेज कंस्ट्रक्शन साइट पूरे दिन के अंदर 300 kg डस्ट प्रोड्यूस करती है। और कई बार दिल्ली में पोल्यूशन की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीटली रोकना पड़ता है और बैन करना पड़ता है।
पर देखा जाए तो ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। अगर हमें कंस्ट्रक्शन वर्क के पोल्यूशन को कम करना है तो हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, और इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डस्ट विंड ब्रेकिंग वॉल्स लगाने होंगे, जैसा चाइना के ऑलमोस्ट सारे सिटीज के अंदर होता है, बट इंडिया के अंदर नहीं होता है। और ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर ये रूल्स नहीं है, रूल्स लिखे हुए हैं पर इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा वीक है। और इसीलिए देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई भी कवरिंग नहीं होती है, बस वो एक ग्रीन कलर का पर्दा लटका देते हैं। और जब भी इन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बड़े बड़े ट्रक्स आते या जाते हैं तो बहुत सारे डस्ट एयर को पोल्यूट करती है, और क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की कवरिंग नहीं होती है इसीलिए पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ता जाता है। सेकंड रीजन है क्रॉप बर्निंग। क्रॉप बर्निंग मतलब पराली जलाना, और इस रीजन की बात मीडिया में सबसे ज्यादा करी जाती है, और यही बताया जाता है कि दिल्ली में पोल्यूशन का जो रीजन है वो पराली जलाना है, क्योंकि दिल्ली के एयर पोल्यूशन में क्रॉप बर्निंग सिर्फ 8.6% ही कंट्रीब्यूट करता है। पर कुछ दिनों के लिए ये परसेंटेज 30% तक पहुंच जाता है, बट फिर एक फ्लैट लाइन हिट हो जाती है। बट क्रॉप बर्निंग का ये कॉन्ट्रीब्यूशन इतना भी छोटा नहीं है कि हम इसे कंप्लीटली इग्नोर कर दें, और इसीलिए सरकार को इसे बंद करने के लिए काम करना चाहिए। बट मेन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर पराली जलाई ही क्यों जाती है, क्योंकि जब किसानों को भी ये पता है कि पराली जलाने से एयर पोल्यूशन बढ़ने वाला है तो आखिर वो क्यों पराली जलाते हैं। तो सर्दी के दिनों में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान अपनी बची हुई क्रॉप को जला देते हैं, और इसका रीजन है वाटर क्राइसिस। अब देखो, इस क्रॉप बर्निंग की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, पर मैं आपको शॉर्टली ब्रीफ कर देता हूं। तो 1960 यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले पंजाब के अंदर धान की खेती बहुत ज्यादा कम होती थी। मतलब पंजाब का कॉन्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा छोटा था कि इंडिया ओवरऑल जितना भी राइस प्रोड्यूस करता था उसमें से सिर्फ 4.8% पंजाब से आता था। लेकिन अनाज की कमी की वजह से सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, धान यानी राइस को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, और सरकार ने सारे किसानों को बस यही बोला कि आप बस धान और गेहूं ही उगाओ, और इसका फायदा भी हुआ। कुछ ही सालों के अंदर हमारा देश अनाज के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन गया। पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये हुआ कि राइस और व्हीट की खेती में बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम होता है, इसीलिए पानी की कमी होना स्टार्ट हो गई। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो सरकार ने बोरवेल को प्रमोट किया, और पंजाब में जब ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे चला गया, मतलब खत्म होने वाला था, तब पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट 2009 पास कर दिया। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसानों को धान यानी राइस की खेती तभी करनी थी जब मानसून का सीजन हो, ताकि उन्हें ग्राउंड से पानी ना निकालना पड़े और बारिश के पानी से उनकी इरिगेशन हो जाए। और इसकी वजह से किसानों को धान की खेती मई से जून में शिफ्ट करनी पड़ी। और लॉजिकली देखा जाए तो अगर आप 1 महीने बाद प्लांटिंग स्टार्ट करते हो तो कटाई भी आपको 1 महीने बाद ही करनी पड़ेगी, और इसी वजह से धान की कटाई सितंबर से अक्टूबर में पहुंच गई। और यही रीजन था कि किसानों के पास विंटर क्रॉप प्लांट करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा कम बचा, क्योंकि अक्टूबर के अंदर तो वो कटाई कर रहे हैं। और टाइम की इसी कमी की वजह से किसानों ने एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकाला उनके हिसाब से, और वो सोल्यूशन था क्रॉप बर्निंग, जिसे आज हम पराली जलाने के नाम से जानते हैं। और इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए ऑलरेडी एक एक्ट है जिसका नाम है एयर एंड पोल्यूशन एक्ट 1981, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप पराली जलाते हो तो आपको पेनल्टी देनी होगी। पर इस एक्ट के बावजूद भी किसानों ने पेनल्टी पे करना चूज किया, क्योंकि पेनल्टी को पे करना आसान था पराली को जलाने से। पर आज की डेट में दूसरे भी ऑप्शंस हैं जिससे पराली को हटाया जा सकता है, जैसे बेलर, हैप्पी सीडर एंड रोवाट्रो। बट क्योंकि ये मशीनें ज्यादा महंगी हैं इसलिए एक नॉर्मल इंडियन किसान इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए वो क्या करता है, पराली जला देता है। और इसीलिए इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि सरकार इन मशीनों को कम प्राइसेस में या फिर फ्री में दे दे, और सेकंड ऑप्शन ये है कि किसानों को बोला जाए कि आप धान की खेती बंद कर दो या फिर कम कर दो और दूसरे खेती के ऑप्शन या फिर दूसरे क्रॉप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। फॉर एग्जांपल मिलेट्स जैसी खेती करो जिसमें पानी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम है। बट किसान फिर भी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें देखना पड़ता है कि मिलेट्स में क्या उन्हें उतना ही प्रॉफिट होगा जितना उन्हें धान की खेती में होगा, और अक्सर ऐसा नहीं होता है। और एयर पोल्यूशन का तीसरा रीजन है डस्ट। जब भी कोई बाइक या फिर कार रोड पे चलती है तो डस्ट क्रिएट होती है और वो एयर पोल्यूशन को बढ़ाती है। इसे बोलते हैं सिनर्जेटिक इफेक्ट, और सिनर्जेटिक इफेक्ट उसे कहते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर उसके इफेक्ट को बढ़ा देती हैं। और अब आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूं, जो डस्ट रोड पे उड़ती है वो दिल्ली का 26% PM 2.5 प्रोड्यूस करती है, और ये होता है रोड पे चलती हुई गाड़ियों या फिर कच्ची रोडों की वजह से, जहां पे डस्ट इजिली क्रिएट हो जाती है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डस्ट हर मेजर सिटी के पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन होती है। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता के अंदर 25% पोल्यूशन डस्ट की वजह से होता है, बैंगलोर में 23% एंड मुंबई में भी 29% PM 2.5 डस्ट की वजह से ही आता है। और इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए कई बार गवर्नमेंट एंटी स्मोक गन का यूज करती है, जिसे आपने इजीली विंटर्स में देखा होगा। और ऐसा करने से PM 2.5 के पार्टिकल्स इजीली नीचे आ जाते हैं। पर देखा जाए तो ये भी एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म में इसका कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि ये डस्ट को उड़ने से नहीं रोक रहा है। और इसीलिए अगर इस प्रॉब्लम को हमें लॉन्ग टर्म के अंदर सॉल्व करना है तो हमें अपना इंफ्रा अच्छा करना होगा, यानी पक्की रोड बनानी होंगी जिससे डस्ट क्रिएट ही ना हो और हवा को पल्यूट ही ना करे।
चौथा रीजन है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किस सेक्टर से सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। ये बेसिकली केमिकल्स, सीमेंट, पावर प्लांट, रिफाइनरी, स्टील एंड टेक्सटाइल सेक्टर से आता है। और ये PM 2.5 के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज करती हैं। और ओवरऑल दिल्ली के पोल्यूशन में 15 to 18% इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से आता है। और बाकी बड़े शहरों में भी सेम कंडीशन है। कोलकाता में 25%, मुंबई में 18% एंड चेन्नई में 20%। और इस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होंगे। जैसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोलियम कोक को बैन कर दिया था। और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी काफी अच्छे काम करे हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कम करने के लिए। जैसे दिल्ली में पहले 3 थर्मल पावर प्लांट हुआ करते थे और इनमें से 2009 में पहला पावर प्लांट बंद हो जाता है, 2015 के अंदर दूसरा और 2019 के अंदर तीसरा। और दिल्ली पहली स्टेट बन जाती है जहां पे कोई भी थर्मल पावर प्लांट नहीं था। और हमें भी ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज करना चाहिए जिससे एयर पोल्यूशन कम हो, फॉर एग्जांपल सोलर। और दिल्ली के इस पोल्यूशन का लास्ट रीजन है व्हीकलर पोल्यूशन। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली ज्यादातर कार, बसेस, ट्रक्स और 2 व्हीलर से चलती हैं, तो ये गाड़ियां कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स रिलीज करती हैं, जो हमारी हेल्थ और एयर पोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि पूरी इंडिया के अंदर, ना कि सिर्फ दिल्ली के अंदर, सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन का तो वो व्हीकलर पोल्यूशन ही है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 47% PM 2.5 पार्टिकल्स सिर्फ व्हीकल से आते हैं। मतलब एक बार सोच के देखो कि अगर हम दिल्ली से सारे व्हीकल्स एकदम से हटा दें तो पोल्यूशन आधा हो जाएगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 1998 के अंदर दिल्ली के अंदर 30 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स थे, जिसका नंबर 2019 में 1.2 करोड़ हो गया। और यही सबसे बड़ा रीजन है दिल्ली के इस हाई AQI का। गवर्नमेंट ने इस व्हीकलर पोल्यूशन को कम करने के लिए डिफरेंट एमिशन स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। 2020 में गवर्नमेंट लेके आती है BS6 एमिशन स्टैंडर्ड एंड इस स्टैंडर्ड के हिसाब से गाड़ी से निकलने वाला पोल्यूशन ज्यादातर कम हो जाता है क्योंकि गाड़ियों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है। फॉर एग्जांपल BS4 में 25 माइक्रोग्राम पर किलोमीटर था, जो BS6 में ओनली 4.5 माइक्रोग्राम किलोमीटर हो जाएगा। मतलब BS6 स्टैंडर्ड्स की वजह से पोल्यूशन 5 गुना कम हो सकता है। और इसी वजह से पुराने स्टैंडर्ड्स पे चलने वाली गाड़ियों को दिल्ली के अंदर बैन करा जा रहा है। और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि पूरे NCR के अंदर 15 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए, लिटरली बैन है। और यहाँ तक हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी तो ये बोल रहे हैं कि जल्द ही वो BS7 स्टैंडर्ड भी लाने वाले हैं। पर अगर हमें सच में इस व्हीकलर पोल्यूशन को कम करना है तो इसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन ये है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज्यादा अच्छा करें ताकि लोग पर्सनल लेवल पे व्हीकल्स को ना खरीदें या फिर उसका यूज बहुत ज्यादा कम कर दें। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है। वेल, अगर हम पोल्यूशन की प्रॉब्लम को देखें तो ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं हो सकती है। अगर इसे सॉल्व करना है तो गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने होंगे। अब अभी तक इस वीडियो के अंदर मैंने आपको रीजंस बताए हैं, पर अभी मैं आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बताता हूं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो इस हाई AQI का आपकी हेल्थ पे इंपैक्ट काफी ज्यादा कम हो जाएगा। पहला, आपको आउटडोर एक्टिविटी पूरी तरीके से अवॉइड करनी है। दूसरा, N95 मास्क को यूज करो। और तीसरा, अगर हो सकता है तो HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरिफायर्स को घर में यूज करो। और मॉर्निंग और इवनिंग वॉक तो पूरी तरीके से अवॉइड करो अगर आप NCR रीजन में रहते हो। और साथ ही रेगुलरली AQI को मॉनिटर भी करो। और हाँ, बाहर एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि अगर आप इस AQI में बाहर एक्सरसाइज करते हो तो आपके लंग्स PM 2.5 पार्टिकल से पूरी तरीके से भर जाएंगे। और फिर आती है जेनरिक एडवाइस, आपको पानी ज्यादा पीना है, फ्रूट ज्यादा खाने हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स सबसे ज्यादा। और अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखता है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। और आखिरी रिक्वेस्ट मेरी गवर्नमेंट से है कि प्लीज इस AQI के इशू को सीरियसली लिया जाए और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाला जाए ताकि हर इंसान साफ हवा में सांस ले सके, क्योंकि साफ हवा कोई लग्जरी नहीं बल्कि लोगों का अधिकार है। वेल, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में बताओ और इस AQI को कम करने के लिए और क्या सोल्यूशंस अपनाए जा सकते हैं ये भी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।